हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रिया, प्रिंस, शैली, संदीप, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो बता देना। दीपांशी, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आज आपका टेस्ट है ना, रिफ्रेश कर लेती। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑल ओके है ना? तो चलो पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 45 क्वेश्चंस का सेट है। पहला वाला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला वाला का आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे स्लगिश। टार्डी का मतलब भी होता है, टार्डी जॉब का मतलब है जो जो काम एकदम वेरी डल, वेरी थका देने वाला। ठीक है, वेरी थका देने वाला जो डल जॉब होता है ना, उसको हम बोलते हैं टार्डी। तो आंसर इसका क्या पूछा, सिनोनिम पूछा ना, स्लगिश हो गया। एनर्जेटिक तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी है बहुत डल, लेजी वाला टाइप। ठीक है, और प्रिसाइज का मतलब है कोई भी चीज वेरी एक्यूरेट। और एक तो टाइमली, तो पता है टाइमली का मतलब होता है एकदम अपॉर्च्यून मोमेंट, एकदम टाइमली, कोई भी चीज एकदम सही मोमेंट पे, एकदम प्रॉम्प्टली। सेकंड वाला, भाई पोल वाला मॉक के लिए ना, पोल वाला मॉक के लिए तो मुझे बैठ के क्लास लेना होगा, तभी पोल वाला मॉक हो पाए। थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा सा ध्यान दो। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम। ये जो गाइस गाइस करके आपको सब बेवकूफ बनाते हैं ना, गाइल, गाइलफुल का मतलब होता है जो लोग बड़ा चालाक होते हैं। ओके, लोमड़ी की तरह शातिर, गाइलफुल लोग। लोमड़ी की तरह शातिर है, वॉलपाइन है, क्राफ्टी है, स्कीमिंग है, स्लाई है, बहुत चतुर होते हैं। ओके, आपको बेवकूफ बना देते हैं। ऐसे लोगों को आर्टफुल भी बोलते हैं, बहुत चालाक लोग होते हैं। और गाइडलेस तो सीधे साधे लोग। गाइडलेस का मतलब है इनोसेंट, गाय की तरह। गाइलफुल का मतलब है चालाक, और ये इनोसेंट सीधे साधे लोग जो किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, गाय की तरह सीधे साधे होते। ठीक है, और इसका इन्होंने एंटोनिम पूछा है। ठीक है, तो एंटोनिम गाइल, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। सिंपलिटन, ये पता नहीं क्या हो गया, अभी भी करे बताने के बाद भी रॉन्ग आंसर दे रहे हो। ये गाइडलेस मतलब इनोसेंट, सीधे साधे लोग होते हैं। ये भी एकदम सीधे साधे, इसको कोई बेवकूफ बना सकता है। आर्टलेस का मतलब भी होता है सीधा साधा। ये तो और ये जो ये इनोसेंट लोग है, तो इसका होगा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब जो दूसरे को धोखा देते हैं। उल्टा पूछा है ना, ऐसा कैसे रॉन्ग कर दे रहे हो? उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का एंटोनिम में ही है। सिनोनिम तो कर लेते हो, एंटोनिम में प्रॉब्लम्स है। हाँ, सिंपलिटन का मतलब होता है फूलिश, बेवकूफ, सीधे साधे। कभी कभी इतना सीधे साधे को बेवकूफ भी बोल देते हैं। बेवकूफ है, किसी की बात में आ जाता है। द क्वीन एंड हर
देखो तरह तरह का आंसर आ रहा। द क्वीन एंड हर कंसोर्ट हस्बैंड वर प्रेजेंट एट द इवेंट। क्वीन और उसके हस्बैंड दोनों प्रेजेंट थे इवेंट में टू इनॉग्रेट द न्यू लाइब्रेरी एंड एड्रेस द गैदरिंग। ये जो एड्रेस वर्ड है, एड्रेस संबोधित करने के लिए जो भीड़ जमा थी, ये किसके साथ फिट हो रहा है? ये जो एड्रेस वर्ड फिट हो रहा है किस लिए प्रेजेंट थे? टू इनॉग्रेट, उद्घाटन करने के लिए V1 और संबोधित करने के लिए V1। ये टू को कॉमन ले लिया है, ठीक है, टू को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे टू सही है। गड़बड़ी देखो कहाँ पे, ये सुपरफ्लुअस है। कंसोर्ट का मतलब ही होता है ना आपके पार्टनर, ठीक है। अगर वाइफ, अगर मैं ऐसा लिखूं ना, वाइफ एंड हर कंसोर्ट, हस्बैंड लिखने की जरूरत ही नहीं है, हस्बैंड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वाइफ है और उसके पार्टनर तो सिर्फ कंसोर्ट लिखो, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि ये हस्बैंड है। अगर हस्बैंड का जिक्र है, हस्बैंड एंड हिज कंसोर्ट, कंसोर्ट वाइफ नहीं करेंगे, कंसोर्ट के साथ वाइफ या कंसोर्ट, जैसे कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते हैं ना, वैसे कंसोर्ट का मतलब ही होता है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ के लिए होता है। तो वाइफ का कंसोर्ट उसका हस्बैंड होगा और हस्बैंड का कंसोर्ट उसकी वाइफ है। द क्वीन एंड हर कंसोर्ट हस्बैंड नहीं लगा, ये सुपरफ्लुअस ओके, ये सुपरफ्लुअस है। गेट योर एक्ट टुगेदर, इस इडियम का मतलब बताना। वर्ड सही है, दोनों प्रेजेंट थे, दोनों की बात हो रही है ना, हस्बैंड वाइफ की। गेट योर एक्ट्स टुगेदर का मतलब है चीजों को ऑर्गेनाइज होना, ओके, ऑर्गेनाइज रहना चीजों को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है जो ब्रैकेट में है, एंटाइटल के साथ हमेशा टू आता है, ओके। डेविड इज नॉट एंटाइटल टू रिलीफ फ्रॉम एक्सट्राडिशन टू इंडिया, ही आर्ग्यूड इन 20 पेज, उसको ये रिलीफ मिलने वाला नहीं है। एंटाइटल वर्ड जहां भी रहे सॉरी, उसके साथ टू लगता है। नेक्स्ट, द रूलिंग गवर्नमेंट अलाउज कल्चरल फ्रीडम टू ऑल, इसका आपको पैसिव बनाना है। एक्टिव पैसिव बनाते समय सबसे पहले आप टेंस देख लेना। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, इसको पास्ट कर दिया और इसको फ्यूचर कर दिया। अब टुमारो क्या में बदलता है, वैसे तो टुमारो क्या में बदलता है, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, ठीक है, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में। लेकिन कई बार आप अपने ऑप्शंस में देखोगे टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में। लेकिन कई बार टुमारो को नेक्स्ट डे की जगह द फॉलोइंग डे भी कर सकते हो।
यहाँ पे टुमारो को टुमारो छोड़ दिया, और एक जगह पे द नेक्स्ट डे दिया है, और एक जगह पे फॉलोइंग डे दिया है, लेकिन सेंटेंस में माइट है ना। ओके, सेंटेंस में माइट है तो आप वुड तो कर नहीं सकते, और माइट के साथ V1 लगेगा मॉडल के साथ, तो ये भी है। तो यहाँ इन्होंने टुमारो को, वैसे तो नेक्स्ट डे होता है टुमारो, ये भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पे ये गलत दे दिया है ना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट The students must complete the project before the deadline. So the project must be completed. Synonym बताना। Synonym। सिनोनिम जुबिलियंट का मतलब होता है वेरी चेयरफुल, तो ये हो गया। मेलंकली का मतलब तो सैड हो गया। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, कोई फर्क नहीं पड़ना। और सोलम का दो मतलब होता है, एक सोलम का मतलब होता है वेरी सैड, और एक सोलम का मतलब होता है सीरियस। एक सोलम जाता है औपचारिक फॉर्मल के सेंस में, बहुत सारा मतलब होता है सोलम का, बट एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत खुशी। विकास सुनना जरा, एक नाम लिखो। एक नाम है हम लोग का, कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है जितेंद्र बिलावर, उसको हम लोग के ऐप से बैन करो। ठीक है, मिल जाएगा ये स्टूडेंट। हाँ, अभी कमेंट किया होगा ना। हाँ, जितेंद्र बिलावर मान है, उसको ऐप से एकदम बैन ही कर दो, कोई रिफंड उफंड नहीं मिलेगा उसको। टाइज बिटवीन द ऑपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हिट और हिट। ठीक है, लेकिन बात हो रही है थर्सडे की ना, थर्सडे को ऐसा हुआ है। ओके, थर्सडे को ऐसा हुआ है, तो हम सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे, और हिट का पास्ट टेंस हिटेड नहीं होता है। ठीक है, हिटेड नहीं होता है, तो कौन सा आंसर होगा? V2 होगा ना, ये V2 सेंस में लिखा है, हिट रॉक बॉटम ऑन थर्सडे, बी हो। हिटेड जैसा कोई वर्ड नहीं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला फ्रेजल वर्ब था। ठीक है, ये मुझे किसी पेपर में दिखा था। एक तो टीचर परेशान, आप लोग को ये पता भी चल रहा है कि बैकएंड में मैं कितना सफ़र कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे को आपका चिंता होती है, क्लास लेना है। ऊपर से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं और आके बोल रहे हैं कि आपको तो सिर्फ पढ़ाना है। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। ओके, मेरा काम है पढ़ाना, और आपके खिलाफ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है ना, तो उसके लिए आपको लड़ना है। आपको तो सिर्फ पढ़ाना ही काम है, ऐसा आके बोल रहे हो। मैं सफ़र कर रही हूँ और इरिटेशन, यहाँ सब पढ़ने के मूड में आए हैं, आके अननेसेसरी कमेंट है, आप बैन हो गए हो, और आपको एकदम आपका पैसा वगैरह कुछ भी रिफंड नहीं होगा, जो करना है आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा सा दिखा, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा सा दिखा। ठीक है,
किसी हाँ, तो मेरे को अच्छा लगा किसी एग्जाम में मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा था इसको। ओके, किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पिक कर लेना चाहिए। देखो, कट ऑफ का मतलब तो डिस्कनेक्ट के सेंस में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ किया गया, डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। देखो, ये जो कट डाउन होता है ना, कट डाउन का मतलब भी होता है रिड्यूस करना। आपको कंफ्यूजन हो सकता कट डाउन का मतलब भी रिड्यूस करना। किसी स्टूडेंट ने डाउट में भेजा था और उनका रॉन्ग हो गया, स्टूडेंट ने कट डाउन किया था, ठीक है, स्टूडेंट ने बोला कि मैम मैंने तो कट डाउन किया था ना, बट आंसर उसमें कट बैक दिखा रहा था, आंसर उनका सही था। ओके, देखो देखो, नहीं नहीं, कट इन अलग है, कट डाउन और कट बैक में आपको होगा। इसका मतलब भी होता है रिड्यूस करना, दोनों का मतलब होता है ना कम करना, ठीक है, कम करना, दोनों का मतलब कम करने के सेंस में होता है। ये कोई चीज को अमाउंट में कम करिए, मात्रा में कम, या कोई चीज की संख्या कम करिए, या कोई चीज का साइज कम कर सकते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हो तो डॉक्टर बोलेंगे ना कट डाउन ऑन योर कॉफी, या कट डाउन एक्सपेंडिचर भी कट डाउन कर सकते हैं, अपने खर्चे को भी कट डाउन करते हैं। हम यहाँ पे कट डाउन कर सकते थे, लेकिन अगर कट बैक नहीं होता है ना, ओके, कट बैक नहीं होता तो हम कट डाउन कर सकते हैं, कट डाउन सबके लिए आ जाता है, लेकिन कट बैक भी आ गया ना, तो कट बैक जनरली किसी चीज को स्पेंड लेस, किसी चीज को खर्च करने में, ठीक है, स्पेंड मतलब कोई भी चीज को तो जनरली जैसे जब खर्चा वगैरह का साइंस आ गया ना, पैसे वगैरह का साइंस आ गया, पैसों से रिलेटेड है, तो वहां हम इसको यूज करें। अगर ये नहीं होता तो हम इसको करते, लेकिन अगर दोनों आ गया तो ये कट डाउन सबके लिए होता है। कॉफी की मात्रा आपने कम कर दी, दवा लेना कम कर दिया, पर जब भी एक्सपेंसेस, खर्च, पैसों के, क्योंकि कट बैक ना सिर्फ पैसों के लिए बना है, अगर आप कॉफी पीने को कम कर रहे हैं ना तो वहां पे कट बैक नहीं करो, ठीक है, किसी चीज को कम खर्च करने वाला सेंस, तो मतलब फाइनेंस के लिए तो ये होगा। अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ये भी दिखा है कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, तो कई बार हमारे ऑप्शन में ना, तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो खर्च का सेंस है, तब हम ये करते हैं, लेकिन दोनों आ गया, दिस इज मेनली फॉर स्पेंड लेस। इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि टीचर सामने नहीं है ना तो कुछ भी बोल के निकल जाओ, और जिसने अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा उसको लाइफ में कभी नहीं सक्सेस मिलेगा, ये तो पक्का है। बिकॉज मिला वो स्टूडेंट, हाँ, बैन बैन किया कि ब्लॉक किया है, वैसा के लिए बैन बैन कर दिया, सही। तो अभी ऐप वगैरह लॉगिन नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा एक बार दो बार माफ कर दिया जाए, कमेंट पे कमेंट अननेसेसरी आके आके आप एसएससी के मुद्दे आपसे पढ़ाओ, बोलने का एक तरीका होता है, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। He said that he had been to Goa the previous year. कौन क्या चीज प्रीवियस ईयर में बदलता है? क्या चीज प्रीवियस ईयर में बदलता है? लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में बदलता है। यहाँ तो प्रीवियस ईयर है, यहाँ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में बदलता है ना, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में बदलता है, ठीक है। और अब मुझे बोलोगे कि मैम ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, बट यहाँ टोल्ड नहीं चाहिए। टोल्ड तो जब होता है ना जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ही ने किसी से कहा, बट यहाँ तो वो सेंस नहीं है। डीओ नेक्स्ट,
सी ही किया था ना, क्या किया था? ओ सॉरी सॉरी ये तो काट दिया मैंने, सॉरी सॉरी, इसको तो मैंने पहले ही कट कर दिया था। और ऐसे भी ही नहीं होगा ना, आई होगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग, गलती से टिक कर दिया। The policy makers are drafting a new law for the unprivileged। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। तो एक्टिव पैसिव में तो टेंस बदलेगा ही। आंसर इज प्लस बीइंग प्लस V3 लगा। किसका स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है? डिस्कशन का स्पेलिंग तो सही है, अप्रूव का भी। कमिटी में भर भर के डबल होता है, COMMITTE। She chose a flatter route to make the journey easier। अब इसमें से देखो चारों में से कौन सा करेक्ट है? क्या है? अनुष्का कुमारी। आई हैव सम डाउट्स। आपको डाउट का आईडी वगैरह सब पता है, कहाँ भेजना है? डाउट वाले जगह पे भेजिए, doubtbyranimam@gmail.com। नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान दो, सेंटेंस का सेंस देखना होता है। सबसे पहले अपने ऑप्शंस को छाटिए, ठीक है? मोर फ्लैटर तो होगा नहीं, ये भी कंपैरेटिव है ये भी कंपैरेटिव है, ये तो होगा नहीं, ठीक है? ये तो होगा नहीं। और दूसरा, शी चोज द फ्लैट। अरे रुको 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 रुको, और हड़बड़ाना नहीं है। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, नहीं, हम फ्लैट का फ्लैटर बनाते ही हैं। फ्लैट का फ्लैटर ईयर लगा के बनता है, ठीक है? बहुत इवन रोड, फ्लैट का ईयर लगा के फ्लैटर बनता है ना, तो मोर क्यों लगाओगे? मोर तो हम उसको लगा के बनाते हैं ना जिसका नहीं बनता है ईयर लगा के, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है। तो ये भी हट गया ये भी हट गया। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है ये। अब देखो, यहाँ पे कंपैरेटिव जा रहा है, अपनी जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए उसने जो जितने भी मतलब रोड में से अच्छा वाला रोड चुना। तो ये कंपैरेटिव, यहाँ पे कंपैरेटिव है, ठीक है? और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ भी कंपैरेटिव है। एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, और यह कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री। अब देखना है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट परेशान हो सकते। थोड़ा सा सेंस लगाओ यहाँ पे। अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए, अपनी यात्रा को पहले से भी और आसान बनाने के लिए उसने, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं, आंसर ए होगा। हो सकता है बहुत सारे रोड्स होंगे, ठीक है? बहुत सारे। यहाँ पे तो अपनी जर्नी को, जैसे जैसे यहाँ पे इजियर वर्ड नहीं रहता ना, इजियर नहीं रहता तो हम कर सकते थे शी चोज अ फ्लैट रोड, ओके। लेकिन यहाँ पे अपनी जर्नी को और भी अच्छा बनाने के लिए तो हो सकता है बहुत सारे रोड्स हो। अगर फ्लैटर वर्ड भी होता ना तो हो सकता था अपनी जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए उसने दोनों में से एक अच्छा वाला रास्ता चुना। बट चूंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा रॉन्ग था, ये था नहीं। लेकिन अब ये भी समझ जा सकता है, जर्नी को आसान बनाने के लिए ना सारे सड़कों में से सबसे अच्छा वाला उसने चुना। ए होगा, ए इज द करेक्ट है, ए करेक्ट है, जो सबसे फ्लैटेस्ट था।
सबसे फ्लैटेस्ट था। नेक्स्ट, सबसे फ्लैटेस्ट को चुना। He always drinks coffee in the morning. यहाँ पे टेंस आपको लगेगा कि अरे ये तो प्रेजेंट टेंस है, चलो इसको पास्ट में बदल देंगे, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पास्ट टेंस है, बट यहाँ इसका हमेशा का मॉर्निंग में चाय पीना इज अ हैबिट, तो इसका टेंस नहीं बदले, सी होगा। ठीक है, शी ऑलवेज ड्रिंक्स मॉर्निंग कॉफी इन द। नेक्स्ट, बाय द टाइम दे अराइव, बाय वाला सेंटेंस है, जब तक वो आएंगे। ओके, और बाय द टाइम वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में जाता है ना, ये तो कितनी बार बता दिया है मैंने, परफेक्ट में जाएगा। आई विल हैव, मैं अपना काम कर चुका हूँगा, बाय वाला सेंटेंस। और बताया भी है, जब मैं फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाती हूँ कि एग्जाम में बाय द टाइम, जब तक वो आएंगे, दे विल फिनिश लगा के देंगे, बट आपको परफेक्ट रखना, दे विल हैव फिनिश्ड। स्पेलिंग बताओ कौन सा का स्पेलिंग, अब पता नहीं क्या क्या स्पेलिंग लिख दिया है। कंबर, कंबरसम, कंबरसम का मतलब तो SOME होना चाहिए। किसका स्पेलिंग सही है? क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर खीरा। पोल्यूशन को क्या करना है? देखो, हम पोल्यूशन को अवॉइड तो नहीं कर सकते, ओके, पोल्यूशन तो होगा ही, अवॉइड तो कर नहीं सकते, रिफ्यूज तो कर नहीं सकते, और न्यू लॉ आया है तो इंक्रीज करने के लिए पोल्यूशन को थोड़ी आया, रिड्यूस करने। चलो, अभी तक हम लोग स्पीड में गए थे, अब थोड़ा सा टाइम लीजिए और आंसर शुड बी करेक्ट। दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिएगा। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, टेक योर टाइम यार। दो ऑप्शन में हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन देख रही हूँ, और एक जो रॉन्ग देना शुरू करे ना, सब एक दूसरे का चीटिंग करे, पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग। ये देखो, सबसे पहले तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बात हो रही है। फिलॉसफी और साइकोलॉजी हमारा दो वनरेबल, मतलब बहुत सम्मानीय पिलर्स ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी है। दे शेयर अ वेरी टैंगल्ड का मतलब है बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री। दोनों की इतिहास बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी और साइकोलॉजी की रही है। तो पता चल गया कि पहले हम फिलॉसफी साइकोलॉजी की दोनों के बारे में बताएंगे, दोनों का जिक्र करेंगे, फिर फिलॉसफी की बात करेंगे, साइकोलॉजी अलग अलग बात करेंगे। तो डी से तो कंफर्म है कि डी से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो थोड़ा सेंटेंस देख लो, इतना हड़बड़ाते क्यों हो आप लोग? कन्वर्सली का मतलब है जस्ट उल्टा। आप लोग ना मतलब, और
अरे मतलब पीटने का मन हो रहा है। अच्छा, ये देर किसके लिए? देर उनका कन्वर्जेंस, कन्वर्ज होना मतलब जुड़ाव, एक जगह मिलना। आप लोग जो ये सोच रहे हो ना, जो आप लोग इतना जल्दी अनुमान लगा ले रहे हो कि ए कंक्लूजन होगा, ये नहीं नहीं है। साइकोलॉजी और इसके लिए देखो, पहले इन्होंने बोला है फिलॉसफी और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट, ये आंसर है, ठीक है। देयर कन्वर्जेंस अंडर द एक्सपेंसिव इंक्वायरी, ये हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल पिलर है ह्यूमन इंक्वायरी का, ठीक है। देयर कन्वर्जेंस अंडर द एक्सपेंशन, यहाँ पे इंक्वायरी की बात हो रही है, हमेशा से क्या चीज का पिलर है? इंक्वायरी का, और इसी इंक्वायरी से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। देयर कन्वर्जेंस अंडर द एक्सपेंसिव इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्शियसनेस शोज अ वाइब्रेंट टेपेस्ट्री ऑफ थॉट, थॉट के एक वाइड थॉट दिखाता है, और फिर इसी चीज को आगे बोला है, ये है। और मैं देखती हूँ ना कि एक कोई दे रहा है आंसर तो वो दूसरा भी वही देना शुरू कर दे रहा है। और फिर इन्होंने बोला है, पूरा बताया है कि एक थॉट, बहुत वाइब्रेंट थॉट प्रेजेंट करते हैं, और कैसे बताया है इसमें। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी ये करता है, और इसके विपरीत फिलोसफी ये करता है, इसके विपरीत साइकोलॉजी ये करता है, ठीक है। सेकंड है, उसीलिए मैं बोल रही टाइम लो। ये तो कर लोगे आप लोग। हाँ, एक्सट्रीमली गुड नहीं होगा। शी परफॉर्म्ड, हमें परफॉर्म्ड की विशेषता बतानी है, और परफॉर्म्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। ऐसा वाला इस बार के प्री में भी पहला शिफ्ट में आ गया था, एडवर्ब चाहिए, बट गुड तो एडजेक्टिव चाहिए। तो शी परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम गुड के साथ तो एट आता है ना, फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा था ना। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है कि गुड के साथ एट आता है, बट यहाँ पे तो गुड के साथ इन लगा, ऐसा क्यों? अगर आप किसी चीज में अच्छे हो ना, जैसे आप गुड एट स्विमिंग हो, किसी चीज में एक्सपर्ट हो, तब एट लगाना। बट यहाँ तो कंपटीशन की बात हो रही है ना, आपने कंपटीशन वाले इवेंट में, कंपटीशन में बहुत अच्छा किया, तो लगा दो, ठीक है। ये जो इडियम यूज किया गया है, आपको इसका मीनिंग बताना। एरर अगर देखते हो ना, अगर आप एरर देखते हो तो एरर में MTS CHSL और वो सब पे मत जाइए, मेंस पे एरर, सब पेपर में एरर इजी ही आ रहा है। हाँ, हुक, लाइन एंड सिंकर का मतलब होता है टू बी डिसीव्ड, धोखा। आपको हुक कर लिया, आपको अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है। वैसे तो सेंटेंस देख के क्लियर ही हो रहा है, हुक करना मतलब ट्रैप करना, जाल में फंसाना। ये भी डाल दिया गया है, ये भी आजकल बहुत आ रहा है, होमोनिम आ जा रहे हैं। इजी है। He could not hear sound, होमोनिम्स आजकल हर एग्जाम में आ जा रहा। यहाँ तक तो सब स्टूडेंट का ठीक ठाक ही चलेगा, अभी तो असली लास्ट में पैसेज और क्लोज टेस्ट है, वहां पे देखना है, वहीं से नंबर कटना शुरू होता है। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बा, ब्लेमिश का मतलब होता है धब्बा, स्पॉट,
ठीक है, फ्लॉ, कोई चीज में कमी है, दाग धब्बा, ब्लॉट, ठीक है, दाग धब्बा, ब्लेमिश, स्टेन, इम्परफेक्शन, कमी रह गई है, इम्परफेक्शन। और इसका इन्होंने एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम परफेक्शन हो जाएगा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा ये। A person who believes in the existence of one God. Black sheep, हाँ, स्टिग्मा, कलंक, डिसग्रेस। थेइस्ट लोग वो होते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, और ये तो भरोसा ही नहीं करते हैं कि भगवान है, डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये बहुत सारे भगवान में, और जो एक ही गॉड पे भरोसा करते हैं, वन गॉड। शाइन नहीं होगा, शाइन एक अलग वर्ड हो जाता है। यहाँ ब्लेमिश का मतलब ना, ब्लेमिश का मतलब ये मत समझना, शाइन अगर कोई चीज बहुत डल है तो शाइन कर रहा है, ब्लेमिश का मतलब है एकदम दाग धब्बा, ओके, कलंक के सेंस में, और ये तो परफेक्शन। आप किसी चीज के लिए जाने जाते हो तो यू आर नोन। देखो देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हो ना, जैसे ही इज नोन टू मी, व्यक्ति के लिए नोन डाला, व्यक्ति के लिए नोन मतलब टू लगाना, और ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वो जाना जाता है अपने तरह तरह के सॉल्यूशंस के लिए, इनोवेटिव कुछ नया, तो नोन फॉर होगा ना। रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है, इसको रॉन्ग मत करिएगा, क्योंकि यही सब जगह पे नंबर कटता है आपका। मेरे को इतना पता चल गया ना कि डी के बाद ही बी आए। वन सच चैलेंज, एक प्रॉब्लम तो ये है और अनदर, दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा प्रॉब्लम है, तो डी के बाद ही बी आएगा, और यहाँ बी के बाद डी, और यहाँ बी के बाद हट गया। अब सी और ए में देख लो, सी से ही शुरू होगा। पहले तो इन्होंने किसी चीज के बारे में बताया है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट जो लंबे समय तक टिका रहे, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, आज के डेट में कॉर्नरस्टोन बन गया। कॉर्नरस्टोन का मतलब ये मत सोचना कि कहीं साइड में कर दिया, कॉर्नरस्टोन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग में। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का के बारे में बताया है पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। येट इट्स इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूज टू फेस हर्डल्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट तो है, बट इसको लागू करने में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर बताया है क्या क्या है कि while governments and international organizations emphasize the need for ये okay, this balance are fraught with challenges। तो पहले बोलेंगे कि अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस में भी सबसे पहला चैलेंज ये आ रहा है और दूसरा वाला ये आ रहा है, बी होगा। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, ठीक है, इंसिस्ट के साथ। फिर वो भी आपको तो पढ़ा भी दिया कि अगर
मैम इंसिस्ट के साथ ऑन आता है ना, यस आता है. ही इंसिस्टेड टू गो देयर, उसने इंसिस्ट किया कि उसको जाना है, और इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा, ऑन आ गया तो गोइंग आएगा, जीरेंड आएगा. ठीक है, इन्फिनेटिव नहीं आएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ऑन नहीं भी आता है. कब नहीं आता है ऑन, जरा बताना कब नहीं आता है, कब इंसिस्ट के साथ ऑन नहीं आता है, कब जीरेंड नहीं आता है, एक बार बताना कमेंट बॉक्स में. जीरेंड चैप्टर में पढ़ाया है, देखो कितना याद रखा है. वेट कर रही हूँ. इंसिस्ट के साथ, वैसे तो इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, बट कभी कभी ऑन नहीं भी आता. ऑन भी नहीं आएगा, आईएनजी भी नहीं आएगा. कब? इतना पीटूंगी ना जब स्टेटिव वर्ब आ गया है. स्टेटिव वर्ब आ गया है तब नहीं आएगा. कुछ भी बोल दे रहे हैं. याद करो, मैंने इसको बताया था जब मैं आपको जीरेंड चैप्टर बता रही. वेरी गुड सोम. जब कंजंक्शन आ गया है, ही इंसिस्टेड दैट आई शुड गो देयर. इंसिस्ट के साथ ऑन, इंसिस्ट के साथ यहाँ ऑन की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक कंजंक्शन आ गया ना. ऑन तो प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन तो तब आता है जब बाद में कोई नाउन आए जीरेंड के रूप. स्टेटिव वर्ब आ गया. दुनिया का हर एक्सप्लेनेशन में स्टेटिव वर्ब. हाँ, और अगर किसी व्यक्ति को इंसिस्ट कर रहे हो तो जैसे मैंने लिखा, आई इंसिस्टेड हिम, तब ऑन मत लगाना. लेकिन आई इंसिस्टेड ऑन डूइंग द वर्क, किसी चीज पर जोर डाल रहे हो ना, किसी चीज पर जोर डाल रहे हो तो ऑन लगाना. किसी व्यक्ति को इंसिस्ट कर रहे हो तब मत लगाना. ठीक है, और आर्टिकल सॉरी कंजंक्शन वगैरह आ गया तो मतलब सब याद रखना हर चीज में. स्टेटिव वर्ब. अ पर्सन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है हर चीज को लेकर. मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ, मैं सबसे नंबर 1 हूँ, मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ. जो लोग ऐसे ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं, सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ, जिसको हम बोलते हैं ना ईगोटिस्ट लोग होते हैं. मैं सबसे बेस्ट हूँ. पेसिमिस्ट तो निराशावादी लोग हैं, और ये आशावादी लोग हैं, और ये परोपकारी है. मेरे को क्लोज टेस्ट में 5 में 5 चाहिए. टेक योर टाइम. ठीक है, एकदम कमेंट बॉक्स शांत करके टेक योर टाइम और अच्छे से बनाइए. पहला वाला हो गया. काइंडली आंसर मत दीजिएगा, बैन हो जाओगे. अब तो ब्लॉक नहीं करूंगी, बैन कर दूंगी. दूसरा वाला थोड़ा सा संभल संभल के आंसर देना. रुको रुको, इसने क्या किया है ना, एक एक मिनट रुकना. 30 था ना, ओके 31.
थर्ड वाला थर्टी थ्री ओके चलो आई थिंक 31 4 ही ब्लैंक था इसमें। पहला वाला का आंसर इज एक्सपेंशन। दूसरे वाले का मिटिगेट, एस्केलेट नहीं, डिमिनिश। तीसरे वाले का एग्जीक्यूशन, इम्प्रोवाइजेशन, डिसमेंटलिंग और नेग्लिजेंस। थर्टी फोर का ओके चलो स्कोर बता दो, मतलब उसका क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट 4 में 4, 4 में 3, 4 में 1, 4 में 2, 4 में 3, 4 में 3, 4 में 2, मतलब 3 और 4 में 4 बहुत कम ही लोग का आया है, 2 या 3 आया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी। कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जरूरी है, वही उसका ढांचा है। और खास करके इंडिया जैसे कंट्री के लिए वेयर चैलेंजेस जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन को लेकर, और रिसोर्स एलोकेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना आर इमेंस। अ वेल डेवलप्ड अगर आपके कंट्री में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो ये सिर्फ आसान ही नहीं बनाएगा इकोनॉमिक डैश को। अगर आपके कंट्री में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब चीज़ें ठीक हो, तो ये इकोनॉमिक क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना। रिग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना, रिग्रेस करना मतलब रोक देना, बैकवर्ड, तो ये तो होगा नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो कुछ चीज अच्छा होगा ना, इकोनॉमिक आर्थिक विस्तार होगा। स्टैग्नेशन का मतलब भी है ग्रोथ रुक जाना, ओके। और प्रोपल्शन नहीं होगा। प्रोपल्शन का मतलब है किसी को आगे मूविंग फॉरवर्ड, ओके, किसी को फॉरवर्ड फोर्स करना, ड्राइव करना आगे की तरफ। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो आर्थिक एक्सपेंशन होगा, ओके। और दूसरा देखो, सिर्फ आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो सिर्फ आर्थिक एक्सपेंशन ही नहीं होगा, बल्कि अच्छा हेल्थ केयर भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पहल किया है, रोड्स वगैरह पे ध्यान दिया है,
पोर्ट्स, रेलवेज एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाया है, ठीक है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स है। ये जो गैप है ना शहरी क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र में, जो गैप है इसको कम करने के लिए, तो देखो गैप को बढ़ाएंगे नहीं, ओके, गांव और शहर के गैप में दोनों के मतलब गैप का मतलब क्या है, दोनों के बीच जो असमानता है उसको कम करना है ना, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है। तो एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, ये तो होगा नहीं। अब कुछ बच्चों का है कि मैम डिमिनिश क्यों करना, डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, लेकिन मिटिगेट का मतलब भी तो कम करना है। सबड्यू का मतलब सबड्यू का मतलब भी होता है, एक तो सबड्यू करना, सप्रेस करना, और एक सबड्यू का मतलब कम करना भी होता है। जैसे आपको कोई दवा वगैरह दिया गया, आपका पेन सबसाइड हुआ या सबड्यू हुआ, वैसे सबड्यू का मतलब है दबाना, ठीक है, किसी को सप्रेस करना, दबाना, चलो ये भी नहीं होगा, गैप को दबाया नहीं जाएगा। तो मिटिगेट का मतलब होता है ना, रिड्यूस का मतलब होता है, डिमिनिश का मतलब है कोई भी चीज को मात्रा में भी कम कर सकते हैं, साइज में भी कम कर सकते हैं, बट मिटिगेट का मतलब होता है एलिविएट, किसी भी चीज का प्रभाव कम करना। जैसे किसी को कोई दुख दर्द है, ओके, तो जैसे पॉवर्टी, गरीबी की मात्रा संख्या को कम नहीं करना है, गरीबी के प्रभाव, गरीबी के इफेक्ट को, तो गैप को हम इफेक्ट नहीं करें। गैप का मतलब तो समझ रहे हो ना, मतलब दोनों के बीच में साइज में गैप साइज से रिलेटेड है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है, तो हम गैप को रिड्यूस करते हैं। ये तो किसी चीज के प्रभाव को कम करना, मिटिगेट नहीं होगा, ओके, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, किसी के दुख दर्द को मिटिगेट कर रहे हो, ओके, इफेक्ट को, बट ये गैप इज इन सेंस ऑफ साइज। एग्जीक्यूशन का दो मतलब होता है, एक एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी भी होता है, और एक एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना, इज इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है ना कि कि गवर्नमेंट ये सब तो कर रहा है, हाउएवर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स लार्जली डिपेंड्स, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आया है, बट इसका सक्सेस डिपेंड करता है कि किस तरह से प्लानिंग की गई है और उस प्लानिंग को किस तरह से लागू किया गया है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है इम्प्रूव करना, कोई भी चीज को सुधार करना, तो प्लानिंग को सुधार थोड़ी कर रहे हैं, प्लानिंग करके उसको लागू करना। डिसमेंटलिंग का मतलब है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय, नेग्लिजेंस तो होगा एग्जीक्यूशन का सेंस, यू मेक अ प्लान एंड देन यू एग्जीक्यूट इट। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब है बाधा, बहुत सारे फाइनेंशियल हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स आता है जो कि इस प्रोसेस को बाधित करता है। फॉस्टर का मतलब है तेजी से आगे बढ़ाना, ये दोनों का मतलब सेम है, फॉस्टर करना, स्टिमुलेट करना, सपोर्ट करना, तो ये होगा। एलिविएट करना मतलब भी किसी के दुख दर्द को कम करना, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो इस प्रोग्रेस को क्या करता है, बाधित करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। हम प्लानिंग को इम्प्रोवाइज नहीं कर, पहले प्लान करेंगे फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। इम्प्रोवाइज किया, इरेडिकेट का मतलब तो रिमूव कर देना, नामो निशान हटा देना उसका। चलो एक स्टोरी बेस्ड पैसेज है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड पैसेज का भी हमें हैबिट डालनी है, तो मुझे लग रहा है ना कितना 2-3 पैसेजेस है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बेस्ड वाले में ना मैं क्वेश्चन पहले से नहीं दिखाऊंगी, सीधा पढ़ना शुरू करो। पर्यावरण से लेकर एनवायरमेंटल, जो हमारे एनवायरमेंट से जो कंसर्न है, चिंता, प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं,
चलो स्टार्ट किया जाए। What can be inferred? ठीक है, इन्फर्ड का मतलब होता है कंक्लूडेड। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अमाराज एक्शंस ड्यूरिंग द ड्राउट। ड्राउट का मतलब है सूखा। सूखे के दौरान अमायरा के एक्टिविटीज से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? शी वॉज मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन। शी सॉट टू प्रूव द विलेजेस रॉन्ग। शी वैल्यूड द बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। शी बिलीव द फॉरेस्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राउट। उसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, और ना ही वो विलेजेस को गलत प्रूव करना चाहती थी, ना ही वो मानती थी कि ये सूखे का कारण फॉरेस्ट। वो लोगों को दिखाना चाहती थी ना कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। क्या लग रहा है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? सैटारिकल, कॉशनरी, डिस्पेयरिंग, नॉस्टैल्जिक? सबका मतलब आपको पता है। सटायर करना मतलब किसी पे व्यंग करना, कटाक्ष, व्यंग। तो यहाँ तो व्यंग है ही नहीं। नोस्टैल्जिक मतलब वो भी क्या दिन थे, पुरानी मेमोरीज को याद करना। निराशा भी नहीं था, कॉशन है। कॉशनरी मतलब वो बताना चाह रही है, देखो लोग ना उस फॉरेस्ट को सोच रहे थे कि ये फॉरेस्ट की वजह से ना हमारा पेड़ मतलब पानी कम पड़ जा रहा है, काटना चाहते थे पेड़ों को। बट कॉशनरी मतलब बहुत केयरफुलनेस, कॉशन दे रहा है आपको, चेतावनी, वार्निंग, केयर वाला सेंस आ रहा है, केयरिंग वाला सेंस आ रहा है, केयरफुल रहना है। Why did the villagers initially went to cut down the forest? क्यों जाके वो फॉरेस्ट को कट करना चाहते थे? उन्हें लग रहा था ना कि ये फॉरेस्ट ही हमारे सारे वाटर सप्लाई को कंज्यूम कर जा रहा है, इसीलिए काटना चाहते थे। बट उसने फॉरेस्ट को डिग करके हमारा ने दिखाया कि अंदर एक स्प्रिंग है, झरना है, उसी वजह से तो हमें पानी मिल रहा। What does the uncovering of the ancient spring? अनकवर करना मतलब कवर हटा के कोई भी चीज को सामने लाना, और स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे झरना। जो पुराना वाला झरना था ना, वो क्या सिंबलाइज करता है? Humans' domination over nature, the hidden benefits of natural resources, the futility of trusting nature, the inevitability of climate disasters. ये बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ह्यूमैनिटी नेचर पे ये भारी पड़ रहे हैं, मानव। फ्यूटिलिटी मतलब बेकार, अनप्रोडक्टिव, ये भी नहीं। हाँ, कि इसका हिडन बेनिफिट्स होता है नेचुरल रिसोर्स। लास्ट पैराग्राफ में दिया है ना, वो दिखाती है, देखो तुम लोग मान नहीं रहे थे, ओके, कि यही यही झरना तो पूरे विलेज को नर्चर कर रहा था, यही तो हमारा झरना मतलब झरना निरीक्षक था। और भी पैसेज है। अब मुझे बताओ कि ये पैसेज को समझाने की जरूरत है? अभी और एक पैसेज है कि समझ गए हो सब लोग? बता देना एक बार, छोटा सा पैसेज, समझाने की जरूरत नहीं है ना, इजी था। ओके, सब समझ गए। टोन वगैरह है वो काटने नहीं देती है, बस मुझे टैप बोलती है ना, बस एक बार मुझे मौका दो, मैं प्रूव करूंगी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट। अच्छा, क्लाइमेट चेंज पे ये भी है।
क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दिखा देती हूँ. व्हाट इज द प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन द मेज ईल्स? ये जो मेज है ना, मेज का जो फसल है, इसमें जो डिक्लाइन हुआ है एवरी ईयर, इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कितना परसेंट में डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब है जहाँ मेज वाला आएगा ना, वो देख लेना वहाँ पे डेटा. Which regions are expected to experience a 30% reduction in agriculture productivity due to climate change? ये थोड़ा सा डेटा वाला है. What is the infer का मतलब होता है कंक्लूड करना. The impact of climate change on staple crops. Staple मतलब जो मेन क्रॉप्स होता है उसका, उस पर क्या असर पड़े. Which adaptation strategy is not mentioned? कौन से प्लान को, स्ट्रैटेजी को मेंशन नहीं किया गया है इसके प्रभाव को कम करने के लिए. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, कृषि पे जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ता है ना, उसमें से कौन सा स्ट्रैटेजी को. चलो पहले आप पढ़ लो. बना के डन बोलो. नैरेटिव बोल सकते हैं, हाँ, एक कहानी सुनाई गई है. सेवियर का मतलब होता है रक्षक, आपको बचाने वाले, सेव करने वाले. एक का तो आंसर मिल ही गया. ये वर्ड याद रखना, एग्जैसरबेट. ये तो वैसे करवाया है रूट वर्ड में. एसर का मतलब होता है कड़वाहट. एग्जैसरबेट का मतलब होता है सिचुएशन को और भी बदतर कर देना, वर्सन कर देना. एक स्टोरी बेस्ड है, एक डेटा बेस्ड है, एक और पैसेज. अच्छा मैम, आप जो सटायरिकल विटुपरेटिव वाला पैसेज बोलते हो, आज तक ऐसा दिखा नहीं. मैं लेके आऊंगी, ठीक है, मैं लेके आऊंगी. जहाँ पे कहीं कंट्री वगैरह पे
कटाक्ष किया जा रहा है, मैं लेके आऊंगी। चलो टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट वाला देखती हूँ मैं उसको। कुछ पॉलिटिक्स की बात हो जाए, कहीं पे कटाक्ष की जा रही है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन मेज? ये जो मेज है ना, इसके ईल्ड मतलब प्रोडक्शन में कितना डाउनफॉल होगा, कितना डिक्लाइन होगा, कितना रिडक्शन होगा अगर ग्लोबल टेम्परेचर, तो दिया हुआ है ना, पहला पैराग्राफ में साफ दिया हुआ है 7.4। अगर आपके पास हाथ में माउस है, कुछ बच्चे बोलेंगे ना मैम हम तो भूल जाएंगे कितना है, तो भूल जाओगे तो आपके पास माउस भी तो रहेगा, क्लिक करके चले जाना। विच रीजन्स, आपके हाथ में माउस रहेगा, आगे पीछे करके आप देख लें कौन से रीजन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अ 30% रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कौन सा है? तो हाँ स्टूडेंट, तो कहीं पे सेकंड पैराग्राफ में ऊपर दिखा था 30 था। कौन सा? अमेरिका और लैटिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। व्हाट कैन बी इनफॉर वर्ड याद रखना है, आता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का हमारे मेन क्रॉप्स पे क्या असर पड़ेगा। दे विल बिकम मोर रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल। रेजिलियंट का दो मतलब होता है, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करके और भी स्ट्रॉन्ग बन जाना। उसका क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा भाई, हमारा प्रोडक्शन कम होगा, अनअफेक्टेड थोड़ी होगा और बढ़ेगा थोड़ी। कौन सा तरीका, स्ट्रैटेजी मेंशन नहीं है इनके इफेक्ट को कम करना, प्रभाव के कम, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव एग्रीकल्चर पे कम पड़े, इसके लिए कौन सी चीज का जिक्र नहीं किया गया, कौन सा स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बताया गया। हाँ, ऐसा नहीं बोला है कि केमिकल्स फर्टिलाइजर बढ़ा दो, ये बाकी सब बोला है। वाटर मैनेजमेंट को भी देखना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वाला क्रॉप वेराइटीज उगाना है, अच्छा फार्मिंग टेक्निक्स भी अडॉप्ट करना है। फर्टिलाइजर के बारे में कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, नॉट लिखा है ना, नॉट मेंशन, बाकी तीनों मेंशन। एक और कर लिया जाए पैसेज, खुश हो रहे हैं सब। एक दिन एक खतरनाक ले आऊंगी ना, मैं दुखी हो जाएंगे। एक और कर लिया जाए, ओके। What is the primary concern with India's current education system? प्राइमरी चिंता का मतलब मेन चिंता का कारण क्या है? इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, चिंता का कारण पैसेज के अनुसार क्या है? What can be inferred? क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम इस स्टेटमेंट से? ये स्टेटमेंट दिया होगा कहीं पे, इंडिया रिस्क्स फॉलिंग बिहाइंड इन ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। ठीक है, ये वाला लाइन को ध्यान से पढ़ना और बताना है कि इसका मतलब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड, कौन सी चीज का जिक्र नहीं है। और लास्ट वाला, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। वहां पे दो में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो,
ठीक है, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला है। शुरू के लाइन्स में थोड़ा निंदा की गई है कि इसको बदलने की ज़रूरत है। 50% स्टूडेंट जो 5 में है और 2 की क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ओके, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे देते हैं, वैसा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन भी बता दिया है कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे क्रिटिसिज्म करके और सोल्यूशन भी बताया। ओनस वर्ड याद रखना। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी मेकर्स। और ये वाला लाइन का मतलब भी पूछा था। बन गया, चलो। सॉरी, एक मिनट। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न? पहला वाला पैराग्राफ में ना पूरा मतलब पहला पैराग्राफ में प्राइमरी कंसर्न बताया, बट पहला पैराग्राफ के लास्ट लाइंस, कुछ लाइन से और अंत तक उसका सोल्यूशन बताया। क्या है? हाई इनरोलमेंट रेट, टीचर की कमी है, बच्चे को ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करवाया जा रहा है। नहीं, क्या व्हाट इज द प्राइमरी की मतलब थियोरिटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे को ऐसा प्रिपेयर करना है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, उनका माइंड डेवलप करना है। रॉट लर्निंग मतलब रट्टा मारकर वाला पे ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब क्या? ये पहला वाला क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा सा आप इसमें रॉन्ग कर सकते हो। सब सही आंसर दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि ए बोलोगे सब। इंडिया रिस्क्स फॉलिंग बिहाइंड, रिस्क है कि इंडिया पीछे रह जाएगा इसमें, तो क्या चीज़ में? करंट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की बात है। वेरी गुड। मुझे लग रहा है इंडिया इज ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड, इंडिया पहले से ही पीछे नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो रिस्क है कि आगे जाके ये हो। स्मार्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जान लाने के लिए कौन सा चीज मेंशन नहीं है? ये तो मेंशन्ड है, ये भी मेंशन्ड है। एक्सपीरियंस लर्निंग है टीचर्स को, ये नहीं ना। रोट लर्निंग का मतलब है कि रटना मारने वाले लर्निंग को और भी मजबूत करना है। भाई रट्टा और थियोरिटिकल वो नहीं करना है, इसका जिक्र नहीं। हाँ इसका पैसेज का टोन क्या है? दो तो आशावादी टोन है, क्रिटिकल है, सरकास्टिक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये दोनों में कंफ्यूज हो गए। नॉस्टैल्जिक तो नहीं होगा, बहुत होपफुल नहीं है।
देखो ये सरकाज़म का मतलब होता है ना, देखो यहाँ पे क्रिटिकल होना मतलब, एक तो क्रिटिकल का मतलब है सीरियस, और एक क्रिटिकल होना मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, खामियां निकालना, कंप्लेन करने वाले। और सरकाज़म का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा कटाक्ष, एकदम बहुत गहरा बिटरनेस, कड़वाहट से व्यंग करना। ऐसा थोड़ी किया है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट निकाला, क्रिटिकल है, फॉल्ट निकाला है उन्होंने। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यंग कर दिया है, कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, बहुत कड़वाहट तो नहीं ऐसा कुछ बोला है। क्रिटिकल होगा। 39 आया है, 45 का पेपर था ना। एक क्रिटिक में होता है ना, क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी करते हैं किसी चीज का एज अ आलोचक। 41 आया है, 40 आया है, 43 आया। हाँ, तो किसी दिन आपका ठीक ठाक रहेगा, खुश होके जाओगे। किसी दिन आपका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, लो रहेगा, ये मेरे ऊपर छोड़ देना है कि एग्जाम के लास्ट मंथ में ना आपके माइंड के साथ कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का तैयारी के साथ साथ ना सबसे पहले ये मेंटल स्टेट भी सही रखना है। नहीं तो बहुत अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है, बहुत अच्छा, जरूरत से ज्यादा इररेलेवेंट मॉक लाके, बहुत टफ लाके ना उसके मेंटल स्टेट को बहुत डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि कम टाइम बचा है ताकि जाके एग्जाम में गलत कर दे। जो आपके एग्जाम में आता है रेलिवेंट लेवल का रहे। चलो कल मिलते हैं। आज ही ज्वाइन किए हैं तो यहीं से मेरी तबीयत ना, आज मैंने अच्छा मैं अपनी तबीयत के बारे में बात कर लूँ। चलो मैं अपनी लास्ट में थोड़ी सी तबीयत के बारे में बात कर लेती हूँ इसके बारे में भी। सैटरडे को ना मैं नहीं ले पाई थी। सैटरडे को मेरे साथ क्या क्या हुआ था ना, बोल के मैंने क्लास नहीं लिया था, बस भयंकर कुछ कुछ हो गया था। सैटरडे को मेरे कुछ टेस्ट से थे, ठीक है, कुछ टेस्ट वगैरह करवाना था, ब्लड और सब, ब्लड यूरिन और वो सब सारा, मतलब सारा वाइटल्स टेस्ट था फिर से। ठीक है, सब टेस्ट फिर से था। तो मुझे बोला था कि आप 7 बजे ना 75 ग्राम्स ग्लूकोज पी के रखिएगा, पूरा 12 घंटे फास्टिंग में रहने के बाद ग्लूकोज पीजिएगा, हम 9 बजे आके फिर आपका लेके आएंगे, ले जाएंगे। तो मैंने ग्लूकोज, और इतना मुझे लगा कि थोड़ा सा होगा, बट 75 ग्राम्स ग्लूकोज ना बहुत ज़्यादा, बहुत मीठा था। अब पी लिया, उसके बाद तो मेरे को अजीब अजीब सा होने लगा, अजीब सा वॉमिटिंग टाइप और वैसा वैसा है। चलो वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ दो, लेकिन सारे टेस्ट आ गए हैं ना, सब टेस्ट नॉर्मल है। ठीक है, शुगर, लीवर, किडनी, अब मेरे को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली मेरे को क्या हुआ है। ओके, सब टेस्ट नॉर्मल है, सब टेस्ट नॉर्मल है। हैप्पी बर्थडे पूजा दी। हाँ, उसके बाद देन मैंने अपने सारे रिपोर्ट्स अपने भाई को भेजा, बोल रहा है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, एक अल्ट्रासोनोग्राफी बचा है। ठीक है, उस भाई ने बोला कि देखो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो डॉक्टर जो वाइटल टेस्ट लिखते हैं वो तो करवा ही लेना है, अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा है, ठीक है, वो करवा लेना है। उसने बोला था आज करवा लेना, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, छुट्टी हो जाएगी, 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन छुट्टी लेके इसको मैं करवा लूँगी, नहीं तो दोनों क्लास छूट जाएगा। उसने मुझे एक लाइन बोला है, ठीक है, उसने बोला तुम्हारा सब टेस्ट बस नॉर्मल है, कोई चीज़ है जो तुमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और तुम्हारी रिकवरी को रोक रहा है। वो वहीं से मैंने उसको सारा रिपोर्ट दिया, बिकॉज ऑल योर वाइटल्स एंड ऑल आर गुड। ओके, कोई चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और तुम्हारा रिकवरी हो ही नहीं रहा है, बार बार तुम इरिटेट हो रही हो और उस वजह से ना बार बार फीवर वगैरह आ रहा है। ओके, एंड ही बोला कि फीवर आ रहा है, दवा खाओ, 2 टाइम की जगह ना 3 टाइम दवा खाओ, लगातार 2-3 दिन तक एकदम फीवर आने नहीं देना है, रोकना है। और वो कोई चीज़ में मुझे बता दिया कि मुझे पता है कि ये तो तुम्हारा क्लास व्लास छूट रहा है ना, इस वजह से एक्सेसिव यू आर थिंकिंग एंड यू आर नॉट एबल टू टेक रेस्ट। रात में मैं 2-3 घंटा सो रही हूँ, दिन में तो सोती ही नहीं हूँ, तो यू आर नॉट एबल टू टेक रेस्ट, और दैट इज़ वाई योर बॉडी आसानी से हील नहीं कर पा रहा है।
तो उसने बोला है कि आराम से सो वगैरह, और ये सब जब सब चीज़ नॉर्मल होता है ना तो बॉडी खुद ब खुद हील हो जाती। टेंशन अपने क्लास लो, क्लास को मत छोड़ो। वॉक वॉक पे ना चाहते हुए भी मन मार के भी वॉक, और मतलब वो सब पे जाना है। हाँ, कल ऑफ नहीं रहेगा, कल ऑफ नहीं रहेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्रिसमस के दिन ऑफ कर लो, ठीक है? क्योंकि वंस यू गो टू द हॉस्पिटल ना फॉर सोनोग्राफी एंड ऑल, इवन इफ आई गो एट 8 o'clock, ठीक है, 8 o'clock भी मैं चली जाऊँ ना, ठंड में तो जाते भी नहीं है, खाली पेट ही जाना होगा। अगर मैं चली जाती हूँ ना, पता नहीं हॉस्पिटल में क्या मतलब टाइम लगता है आते आते ना, फिर कहीं लेट ना हो जाए, तो इसीलिए छुट्टी लेना होगा। ओके, देख लेती हूँ अगर टाइम, तो एक दिन तो छुट्टी मुझसे, हाँ, मेडिसिन वगैरह आज मैंने ले लिया, रेस्ट उसने मुझे बहुत अच्छे से कल समझा दिया है कि ये सब करना, गो फॉर अ वॉक, और एकदम टेंशन मत लो। अपने स्टूडेंट्स को बोल दो, एकदम स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके बोल दो कि मैं 2-4 दिन एकदम ठीक रहूंगी तभी तो जल्दी से रिकवर। मैंने बोला स्टूडेंट्स तो मेरे को सपोर्ट कर ही रहे हैं। ओके, तो एक बार आप लोग मुझे बोल देना कि मैम आप अंदर से एकदम टेंशन मत लीजिए। मेरे को ये चीज़ परेशान कर रहा था और मैं एकदम सो ही नहीं पा रही थी, और मेरी बॉडी में रेस्ट नहीं मिल रहा और फीवर वूवर हो जा रहा है। तो ही टोल्ड मी कि तुम ऐसा करके देखो, अपने क्लास को मत छोड़ो, एकदम क्लास लो और टेंशन मत लो कि पता नहीं कल मेरे को फीवर आ गया तो मैं क्लास ले पाऊंगी कि नहीं। ये सब मुझे टेंशन आ जा रहा है। अब मुझे बड़ा दुख हो गया है कि मैंने कितना स्टूडेंट्स को बोला था कि मेरे को फ्राइडे को बोला था कि कंपनसेट कर दूंगी सैटरडे को क्लास लेके, और जब मैं नहीं ले पाई ना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या सोच रहे होंगे बेचारे स्टूडेंट्स की मैम ने तो धोखा दे दिया। तो आप बस ये लाइन बोल दो कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से आके काम करिए, बिंदास रहिए। क्योंकि ना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एवरीबॉडी को, मेरे फैमिली में सबको लग रहा है इसका यही प्रॉब्लम है। आज तक ना मैं बीमार कभी होती नहीं हूँ, और इतना लंबा ड्यूरेशन, मतलब 8-9 दिन तक क्लास नहीं लेना, दिस इज द फर्स्ट टाइम। जिसका भी बर्थडे है ना, हाँ, टेंशन मत लीजिए, हाँ, रेस्ट करिए और आके क्लास लेते रहिए। थैंक यू। चलो, और मैं जल्द ही यूट्यूब पे भी क्लास शुरू करूंगी। यूट्यूब पे भी मेरी यूट्यूब भी एक चिंता है। यूट्यूब चिंता इसलिए है ना कि अरे मीन्स में ना कुछ बच्चे यूट्यूब वाले होंगे जिन्होंने इतना इंतज़ार में होंगे कि कुछ मैम मेंस के लिए भी यूट्यूब पे लाएगी, तो वो भी बच्चे तो सब शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आराम से पढ़ाना है। चलो, टेंशन मैंने लिया है। नहीं, कल मैं रात में बहुत अच्छे से सोई हूँ। 2 घंटे की जगह ना, मैं कितने बजे कल सो गई थी? 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30। मैं कल 7 hours आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो के आई। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।